So in this class, today I will talk about what? Today I will talk about notification of TGT PGT notification in 2022 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के बात करेंगे एंड उसके कुछ सिलेबस को लेकर के या कुछ एक स्ट्रेटेजी को लेकर के बात करना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर आपने पढ़ा है, पहले भी आपने क्लास मेरी ज्वाइन की थी या वीडियोस आप बता रहे हैं अवेलेबल है, तो यू हैव टू वॉच दोज वीडियोस। जो भी कंटेंट पहले से अवेलेबल है उसे आपको वॉच करना है। इस बार मैं ज़्यादातर टेस्ट सीरीज के रूप में या क्वेश्चंस या कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर भी मैं व्हाइट बोर्ड को शेयर करके कुछ जनरल बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। Uh, if you go with means if I talk about especially TGT syllabus, तो हम सारे लोग जानते हैं कि वो चीज़ें हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो TGT 2022, जो TGT 2022 है, इनमें से एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 511 पोस्ट है टोटल। इसमें गर्ल्स का बॉयज़ का जो कुछ भी दिया गया दैट इज अनदर थिंग, वो कैटेगरी वाइज और जो बटा हुआ दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ये आपको मान के चलना है कि लास्ट ईयर से इस बार पोस्ट कम है, काफी कम है, लगभग 50% कम है। और कंप्यूटर उतने ही है या उससे ज्यादा है। तो जो आपको एक तरह से जो आपको स्कोर करना होगा, हर आदमी का टारगेट होना चाहिए कि यू हैव टू कवर मोर देन 100 क्वेश्चंस। ये आपका टारगेट होना चाहिए। 511 क्या है? पोस्ट है टीजीटी की। 100 क्वेश्चंस आपको कम से कम सही करके आना है या कवर करना। मैं नहीं कहता, अगर आपको याद होगा जनरल कैटेगरी में लास्ट बार जो टीजीटी का गया हुआ था 100+ में गया हुआ है, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। 97+ में, मुझे जहां तक याद है 97+ में गया हुआ है, तब उनका सिलेक्शन हुआ था। तो 100 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट ये मान के चलना है कि इफ यू गो या इफ यू कवर 100 क्वेश्चंस, तब आप अपने आप को मेरिट में मानिएगा। जनरल कैटेगरी के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इफ आई टॉक अबाउट ओबीसी कैटेगरी, तो जो ओबीसी कैटेगरी आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उससे कम से कम 97+ तो करके ही आना होगा। और यहाँ पे 100+ करके आना होगा। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी के लिए 97+ करके आना होगा। और अगर जो है उसका कैटेगरी एससी या एसटी का कैटेगरी है, तो दोनों एससी एसटी में भी कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वो भी कम से कम 92 या 90+ में तो मार के आए। और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बहुत टफ पूछा जा रहा है या सिंपल। लास्ट ईयर के क्वेश्चन टफ थे, ऐसा नहीं था, बहुत सिंपल था। और मेरिट काफी ज्यादा हाई गई थी। और मेरिट हाई जाने के पीछे एक रीजन ये था कि कोविड की वजह से सेंटर जो है कई जगह बन गए थे, छोटे छोटे लोकल लेवल पे भी सेंटर्स बन गए थे, वो भी एक रीजन था। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आप 100+ करेंगे तो कहाँ कहाँ से करेंगे। आपको ये माइंड मेकअप करना है कि टोटल जो क्वेश्चन है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, टोटल जो क्वेश्चन है नंबर का 125 क्वेश्चन होता है। मल्टीपल 125 क्वेश्चंस। उसका नेचर क्या है? मल्टीपल है। इस मल्टीपल क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास समय कितना है? 2 आवर्स का, 2 घंटे का समय है। 2 आवर्स का समय है। और इस जो 2 आवर्स में है 125 क्वेश्चंस, जो 2 आवर्स का समय है, इस 2 आवर्स में आपको करीब करीब जो कवर करना है या जो चीजें करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव जस्ट, यू कैन से कि एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो 80 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 80 क्वेश्चंस लिटरेचर का। और इधर अगर मैं बात करूं तो 45 क्वेश्चंस ग्रामर का। क्योंकि 80 20 100, देन आपका जो है 25 बचेगा। इस तरह से 125 क्वेश्चंस होगा। तो 125 क्वेश्चंस को कवर करना है, 2 घंटे में कवर करना है। उसका रेशियो जो है वो 80 और प्लस 45 का है। ये एक जनरल बातें बताई जा रही है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि लिटरेचर 70 हो जाता है और लैंग्वेज जो है अप्रोक्सीमेटली 50+ में चला जाता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है। इफ आई गो
कि क्या क्या हेड्स हैं लिटरेचर में, हमें किन किन हेड्स को लेकर के बात करनी है, खास करके टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। टीजीटी लिटरेचर में किन किन हेड्स को लेकर के बात करना चाहिए या किन पर फोकस करना चाहिए। उनमें से एक जो हेड्स है वो ये कि हर आदमी को 4 राइटर्स कवर करने, टीजीटी में 4 राइटर्स है जो हमें उनके वर्क्स को, उनकी चीजों को बहुत डिटेल में कवर करना है। और वो जो 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, दूसरे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरे हैं जॉन मिल्टन, एंड नेक्स्ट फोर्थ जॉन गाल्सवर्दी। सो यू फाइंड कि 4 राइटर हैं और इन चारों राइटर को आपको कवर करना है, लेकिन इन चारों राइटर को कवर करने के लिए किन किन पहलू पे, चूंकि अगर आप शेक्सपियर की बात करते हैं तो ही हैज रिटन 37 प्लेज, 154 sonnets, long narrative poems, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द प्लेस। लेकिन जो क्वेश्चन है या जिन चीजों को लेकर के बात करना है, क्या क्या चीजें, एक तो कोई भी राइटर जब आप उठाएंगे तो उस राइटर में जितने हेड्स हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो पहले भी बात हुई आज भी मैं कहना चाहूंगा, बायोग्राफिकल स्टडी। बायोग्राफिकल स्टडी, PHICAL, बायोग्राफिकल स्टडी। तो दूसरा पॉइंट पे बात करना है, बायोग्राफिकल स्टडी का मतलब कि व्हेन वाज ही बॉर्न, व्हेन डिड ही डाई, उनका अपना फैमिली मेंबर्स, उनके अपने पेरेंट्स और जो कुछ और भी लोग आए थे उनकी लाइफ में, उनको लेकर के आपको बात करना चाहिए। एक तो ये हिस्सा होगा बायोग्राफिकल स्टडी का। दूसरा जो पार्ट होता है वो ये होता है कि उनका अपना हिज लिटरेरी कैरियर, हिज लिटरेरी कैरियर। उन्होंने अपना लिटरेरी करियर जैसा भी शुरू किया, जैसे शेक्सपियर का इंग्लैंड का में आना, उनका जो थिएटर से जुड़ना, फिर उसी एक्सपीरियंस को लेकर के तमाम तरह के ड्रामा या तमाम तरह की चीजों का लिखना, ये जितनी भी चीजें रही ये सब किसका हिस्सा, बायोग्राफिकल स्टडी का हिस्सा, सॉरी लिटरेरी करियर में उनके आएगा। तो एनी राइटर, उसके आपको ये सेक्शन बांटना पड़ेगा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी आथर, you must go with the biographical study, you have to know about his literary career। अब जैसे डॉक्टर डाउडन को अगर हम ले, जो शेक्सपियर पे बात करते हैं, उन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा, उसको नाम दिया, उनके वर्क के आधार पर उन्होंने उन सब चीजों को बांटा। तो वी मस्ट नो कि ये भी किसी राइटर की स्टडी का एक हिस्सा है, बायोग्राफिकल स्टडी और लिटरेरी करियर। फिर उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्पोर्टेंट important literary works, LITERARY। इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, अगर कोई राइटर है तो उसका इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, खास करके दोज वर्क्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन यूजी पीजी सिलेबस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, उनका भी। जैसे अगर इफ यू टॉक अबाउट शेक्सपियर तो कम से कम 12-13 प्ले है जो हर आदमी को पढ़ता है या जानता है डिटेल में। उन प्लेज में से इफ यू गो विद तो 4 ट्रेजिडीज है, मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है। इफ यू टॉक अबाउट कॉमेडीज में तो आपका कॉमेडीज जो है उनमें से एक आपका ट्वेल्थ नाइट है, और एक आपका एज यू लाइक इट है, एक ट्रेजी कॉमेडी है जिसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी आता है, और एक उनका रोमांस है द टेम्पेस्ट है। और इसके अलावा रोमन प्लेज है, रोमन प्लेज में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, और उनका मतलब बहुत सारा उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा इफ यू गो विद तो कुछ और भी कॉमेडीज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन की, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, और उस मतलब सो मेनी प्लेस यू सी, सो मेनी प्लेस यू फाइंड। तो इस तरह से आपको उसको एक
छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि हमें उन पे क्या करना है या उनके किस वर्क को लेकर के हमें ज्यादा बात करनी। उसका एक लिस्ट में पीडीएफ फाइल बना करके मैं डिस्कस कर लूंगा कि किन राइटर के किन वर्क्स पर ज्यादा बात करनी है। लेकिन एक जनरल हेड्स है कि उनके इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स में, और जब आप उनके इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स की बात करेंगे तो इन इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स में कम से कम हमें दो तीन चीजों पे बात करनी पड़ेगी। एक तो उस वर्क का हमें समरी जानना होगा, समरी जानना होगा। उस वर्क का हमें कैरेक्टर्स जानना होगा। उस वर्क का हमें प्लॉट जानना होगा। उस वर्क का हमें इंपॉर्टेंट डायलॉग्स या कुछ कोटेशंस आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स। उस वर्क का थीम, उस वर्क का सेटिंग, उस वर्क का पब्लिशिंग डेट, कैटेगरी ऑफ वर्क्स, वो वर्क किस कैटेगरी में आता है, सोनेट की कैटेगरी में आता है, ड्रामा है तो ड्रामा में ट्रेजिडी की कैटेगरी में, कॉमेडी की कैटेगरी में, ट्रेजी कॉमेडी की कैटेगरी में, रोमन प्लेस की कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आता है उसको जानना पड़ेगा। अगर उस वर्क पर क्रिटिक्स ने कुछ कहा है, व्हाट क्रिटिक्स सेड अबाउट दैट वर्क, व्हाट क्रिटिक्स सेड, व्हाट क्रिटिक्स सेड अबाउट दैट वर्क, क्रिटिक्स ने क्या कहा है उस वर्क के बारे में, हमें उस पर जानना पड़ेगा। सो मेरा आपसे बस इतना कहना है कि जब आप उन सारी चीजों को लेंगे तो ये सारे हिट्स आपके माइंड में हमेशा, इफ यू प्रिपेयर फॉर टीजीटी, फॉर पीजीटी, फॉर डीएसएसबी, फॉर एनवीएस, फॉर केवीएस, for any competitive examination, if you go with the writer, if you study writer, these are some important heads। जब भी आप वर्क की बात करेंगे तो वर्क में आप इन सब चीज को कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते कि किसी भी वर्क का समरी आपको पता हो, उसका कैरेक्टर्स पता हो, समरी पता हो, कैरेक्टर्स पता हो, प्लॉट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स पता हो, थीम पता हो, सेटिंग पता हो, पब्लिशिंग डेट पता हो, कैटेगरी ऑफ वर्क किस कैटेगरी में, व्हाट क्रिटिक्स सेड अबाउट दैट वर्क, ये सारी की सारी चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अगर आप इन सब चीजों को जान लेते हैं या वो समझ लेते हैं तो एक और पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट है जो किसी राइटर की के बारे में जरूरी है, स्पेशली द एज इन विच ही वाज बोर्न, द एज इन विच राइटर लिव्ड, जिस एज में राइटर, इफ यू टॉक अबाउट शेक्सपियर को तो वो बार बार एक क्वेश्चन सिंपल सा कि एलिजाबेथन एज में आते हैं, लेकिन जो वो एज है उस एज में आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर अगर वो एलिजाबेथन एज में आते हैं तो उस एज का क्या खासियत रहा है, उसके में भी कुछ हेड्स है, उन हेड्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे उस एज के उस एज का ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स क्या रहा है, TRENDS, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। अगर हम फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज का जो ट्रेंड्स और मूवमेंट्स था वो क्या था, रिनेशा का था। जो जो रिनेशा था यह मूवमेंट के रूप में आया हुआ था, और जो ट्रेंड्स था वो क्या था, बदलाव का दौर था, जहाँ पे साइंटिफिक स्टडी की बात की जाती है, जहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्निज्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, नेविगेशन है, ब्रदरहुड है, ह्यूमनिज्म है, और कल्ट ऑफ ब्यूटी है। और इसके अलावा जो है यू फाइंड की जो धार्मिक जंजीरें थी उसको तोड़ने का प्रचलन है, फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने का प्रचलन है। तो वी मस्ट नो, और जब आप लिटरेचर, ये तो सोशल इश्यूज रहे वहाँ के। इफ आई टॉक अबाउट लिटरेरी इश्यूज, तो लिटरेरी इश्यूज में जो आपका एलिजाबेथन एज था वह गोल्डन एज था, क्योंकि ड्रामा शेक्सपियर के द्वारा और पोइट्री एडवर्ड स्पेंसर के द्वारा, फ्रांसिस बेकन के द्वारा आपका एसे, और सर थॉमस यार्ड है, हेनरी हार्ड अल्लाह सरे है,
या सर फिलिप सिडनी है, वो सब बड़े सोनेटियर वगैरह रहे। तो आपको ये ट्रेंड्स और मूवमेंट्स जानना पड़ेगा कि ट्रेंड्स और मूवमेंट में सोशल ट्रेंड्स और मूवमेंट्स क्या था, लिटरेरी ट्रेंड्स और मूवमेंट्स क्या था। जो जो सामाजिक बदलाव था वो भी पता होना चाहिए, और जो उस समय का जो है लिटरेरी बदलाव है वो भी पता होना चाहिए। तो लिटरेरी बदलाव के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला कि द एज वॉज फेमस फॉर विच लिटरेरी जॉनरा, द एज was famous, FAMOUS, for which literary genre, WHIC, for which literary, LITERARY, लिटरेरी जानरा। ये नोट कर लीजिए कि किसी कॉपी में ये नोट कर लिया, ऐसा ना हो कि यू मिस इट, यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट, और ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं लिटरेरी जानरा की बात करूं तो एलिजाबेथन एज जो है वो ड्रामा के लिए फेमस रहा है, और जॉन मिल्टन का एज एपिक राइटिंग के लिए फेमस रहा है, और जो आपका रेस्टोरेशन एज है वो आयरनी और सटायर के लिए फेमस रहा है। ऑगस्टन एज मॉकेपिक पोयम के लिए फेमस रहा है। रोमांटिक एज पोइट्री के लिए फेमस रहा है। विक्टोरियन एज नॉवेल के लिए फेमस रहा है। मॉडर्न एज जो है रिवाइवल ऑफ पोइट्री और ड्रामा के लिए, साथ ही साथ मॉडर्न के नॉवेल के लिए फेमस रहा मॉडर्न एज। तो हर एज किसी न किसी चीज के लिए फेमस होता है। वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर वो जो एज है वह एज किस लिए फेमस है, उसमें क्या नया आया हुआ है। तो एक तो आपको उस एज का ट्रेंड्स एंड मूवमेंट समझना है। दूसरा, द एज वाज फेमस फॉर विच लिटरेरी जानरा, किस लिटरेरी जानरा के लिए। तीसरा चीज की अगर आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो आपको जरूरी है कि यू मस्ट नो अबाउट द कंटेम्प्रेरी राइटर, CONTEMPORARY। आपको वहां के कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में भी जानना है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। अब अगर आप एलिजाबेथन एज का या शेक्सपियर की बात करेंगे तो उनके समय के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, एडमंड स्पेंसर पोएट है, फ्रांसिस बेकन आपके जो है एसेइस्ट है, उसके पहले यूनिवर्सिटी विट्स का दौर है, और खुद विलियम शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट है। कुछ बड़े सोनेटियर हैं जिनमें सर फिलिप सिडनी है, सर थॉमस यार्ट है, हेनरी हावर्ड डनलॉप सरे हैं। उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, उन सबको आपको जानना पड़ेगा। तो जस्ट आई वांट टू से या जस्ट आई वांट टू टेल यू कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि उन चारों आथर को इस तरह के हिट्स में स्टडी करने के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका क्या होगा, लिटरेरी टर्म्स। जो आजकल हम लोग लेकर के चल रहे थे, करीब 32 या 33 लेक्चर्स हुआ है, उसमें हमने काफी बातें की है। तो वो जो लिटरेरी टर्म्स है वो टर्म्स ज्यादातर ऐसा हो कि जो रिलेटेड टू ड्रामा, रिलेटेड टू पोइट्री, मीन्स ये जितने भी टर्म्स होते हैं ये सारे के सारे टर्म्स किससे रिलेटेड हो, ड्रामा से रिलेटेड हो, पोइट्री से रिलेटेड हो, प्रोज से रिलेटेड हो, और नॉवेल से रिलेटेड हो। जैसे मैं केवल एक बात बताऊं कि अगर ड्रामा को आप लेकर के देखते हैं तो ड्रामा में कुछ ऐसे टर्म्स हैं विच यू मस्ट नो। वो सबको पता है कि एक्ट है, सीन है, सलिलिकी है, असाइड है, प्लॉट है, कैरेक्टर है, डायलॉग है, और इस कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? सर ये सर अभी वॉइस आई आपकी नहीं आ रही थी। कितनी देर से नहीं आ रही थी? सर बस 2-4 सेकंड हुए थे। नाउ यू आर गेटिंग? या सर नाउ वी आर गेटिंग। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट लिटरेरी टर्म्स तो उसमें ड्रामा है, पोइट्री है, प्रोज है, नॉवेल है। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू सी या विच यू हैव टू गो कि इनमें से क्या क्या चीजें, जैसे इफ आई टॉक अबाउट, मैंने बार बार बताया कि ड्रामा का मतलब ये है कि चाहे वो ट्रेजिडी से जुड़ा हो, कॉमेडी से जुड़ा हो, या जो है ग्रीक ट्रेजिडी से, ग्रीक, अब जैसे ग्रीक ट्रेजिडी की अगर हम बात करें वहां के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो वी मस्ट नो। जैसे उसमें एंटागोनिस्ट है, प्रोटेगोनिस्ट है, कैथारसिस है, परगेशन है, हाइमार्सिया है, ट्रेजिक फ्ला है, थ्री यूनिटीज है, और इसके अलावा कोरस है, या इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट ह्यूब्रिस है, और
मतलब these things you have to keep in your mind. I just want to say या I just want to tell you कि कोई भी जो लिटरेरी जानरा है, चाहे वो लिटरेरी जानरा ड्रामा है, चाहे वो लिटरेरी जानरा पोइट्री है, चाहे वो लिटरेरी जानरा प्रोज है, चाहे वो लिटरेरी जानरा नॉवेल है, these points you have to keep in your mind कि इससे जुड़ा हुआ टर्म हमें एकदम क्लियर होगा। अगर आप पोइट्री की बात करते हैं तो उसमें जितना भी टर्म है वो किसके अंतर्गत आता है, रेटरिक और प्रोसोडी के अंतर्गत आता है। रेटरिक और प्रोसोडी में आपका फिगर्स ऑफ स्पीच भी है, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा भी। अब जैसे फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा में पूछा जाता है क्वाट्रेन क्या है, 4 लाइन्स स्टैंजा, ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन्स स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन्स स्टैंजा, चौसरियन स्टैंजा 7 लाइन्स जिसको राइम रॉयल भी कहा जाता है, अटवा राइमा 8 लाइन्स, टर्जा राइमा 3 लाइन्स, टर्सेप 3 लाइन्स, कपलेट 2 लाइन्स। मतलब ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि पोइट्री है तो उससे जुड़ा हुआ। इसके अलावा उसी में इमेज है, इमेज के टाइप्स हैं, उसी में सिंबल है, उसी में फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा है, उसी में फॉर्म्स ऑफ द पोयम है, और उस फॉर्म्स ऑफ द पोयम में भी बहुत सारा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, या जैसे अभी मैं ओड एक दिन मैं क्लास जब लिया था, मैं सॉल्व करा रहा था, तो जो जो चल रहा था उसमें ज्यादातर टर्म से ही जुड़े हुए चीजें थी। जिसमें ओड को जब मैं लेके बात कर रहा था तो मैंने उसमें एक शब्द आया था ट्राइड की, मैंने बात किया था ट्राइड क्या है, इकोनोमियास्टिक क्या है, मैंने बात किया था स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपोर्ट को लेकर के मैंने बात किया था। आई जस्ट वांट टू से कि जो भी टर्म है इससे भी जुड़ा हुआ हो वो सब चीजें। जैसे लास्ट ईयर जो है खास करके एसे से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बीमार था, ट्रेवलॉग है, या इसके अलावा पीरियडिकल एसे है, उसको जो आर्टिकल भी कहा जाता है, इम्पर्सनल एसे है, या फॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे, और जो भी जुड़े हुए शब्द है किसी भी चीज से वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसी का डिटेल। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड, हमारा जो क्लास है वो लिटरेरी टर्म से शुरू हुआ और उस लिटरेरी टर्म का अभी चल रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन बीच में मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर के उसी से जुड़ा हुआ था, जो लेकर के आया, सॉल्व कराया, बताया। आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू गो विद दिस थिंग्स तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। और अगर आप केवल खिचड़ी हम लोग पकाएंगे या हम लोग ये सोचे कि नहीं पूरा का पूरा ऐसे हर चीज को करने का, देयर इज अ सर्टेन मींस देयर आर सर्टेन वेज, देयर आर सम नॉर्म्स, देयर आर सम प्लानिंग का कुछ होता है। वी हैव टू चॉक आउट द प्लान एंड वी हैव टू गो। इफ आई टॉक अबाउट कि जो टर्म है, जैसे नॉवेल से जुड़ा हुआ टर्म है, हम सारे लोग जानते हैं कि नावल से जुड़ा हुआ उसका जो टाइप्स है, जैसे पिकारेस्क नावल है, गॉथिक नावल है, डोमेस्टिक नावल है, हिस्टोरिकल नावल है, कैंपस नावल है, साइंस फिक्शन है, सिल्वर फॉक नावल है, और उसके अलावा रीजनल नावल है, रियलिस्टिक नावल है, और भी नावल से जुड़ा हुआ तमाम वर्ड है। बुर्जुआ एपिक का कॉन्सेप्ट आया हुआ था जिसको लेकर के बात किया गया था। नावल एज अ पॉकेट थिएटर की बात की जाती। तो ये जो शब्द है किससे जुड़ा हुआ, केवल नॉवेल से जुड़ा हुआ। ये शब्द फिर ड्रामा से नहीं जुड़ेगा, वो प्रोज से नहीं जुड़ेगा, वो पोइट्री से नहीं जुड़ेगा, वो शब्द है। तो आई थिंक कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और ये आपको समझ में आ रहा है कि लिटरेरी टर्म्स का मतलब जो है, एक तो टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोज, टर्म्स रिलेटेड टू द नॉवेल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी टर्म है जो ब्रॉड वे में लिटरेचर को कवर करते हैं। जैसे मैंने अभी रेट्रिक और प्रोसोडी का नाम लिया तो उसमें पूरा एक सेक्शन मीटर का है, रिदम का है, राइम पैटर्न का है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इमेज का है, सिंबल का है, और एल्यूजन है, पन है, मिथ है, रेफरेंसेस है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, एफोरिज्म है, एपिग्राम है। तो ये सारे टर्म है, ये सारे शब्द है जो हमें मैंने कुछ को डिफाइन किया, कुछ और भी चीजें नहीं है जो डिफाइन करता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको बिल्कुल वो सारे टर्म को क्लियर करना चाहिए। और इधर आप देखेंगे कि मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि राइटर से कम कुछ नहीं तो 40 क्वेश्चन तो राइटर्स कवर करते हैं। हर एक राइटर पे आप मोस्टली यू विल गेट 10 क्वेश्चन तो आता ही है। अगर आप 40 क्वेश्चन राइटर से कवर कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी लिटरेरी टर्म से, जो हम लोग सोचते हैं लिटरेरी टर्म्स का मतलब कि एक ऐसा टर्म जो बिल्कुल नया हो, ऐसा नहीं है। लिटरेरी टर्म्स में
टर्म और वर्ड में अंतर होता है। वर्ड का मतलब कि कॉमन वर्ड जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। टर्म का मतलब होता है कि उस पार्टिकुलर चीज को पॉइंट किया गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दैट पार्टिकुलर थिंग इज ओनली यूज्ड इन दैट डिसिप्लिन, और उसका एक अपना तरीका है समझने का, तो वो चीज टर्म है उसका। और उसके बाद जो है इफ आई वो मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ पे कितना कवर करता है। फिर एक और सेक्शन आता है, वो जो इसी लिटरेरी टर्म्स में ही मैंने बात किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि वो क्या है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। फॉर्म्स एंड ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा फॉर्म्स एंड मूवमेंट से सारा चीज जो टर्म मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में कवर हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। और उस फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में जैसा भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स ऑफ एक्सक्यूज मी सर। पोएट्री, या सर ये वाले लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? सर ये वाले जो भी लगता है मुझे ब्रेक हुई थी वॉइस, उसके बाद से नहीं हो रहे हैं, पहले तो हो रहे थे। लेट मी चेक इट। ये आप सही कह रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेयर इज द ऑप्शन। नाउ ऑप्शन इज नॉट शोइंग कि कहाँ पे जा करके चीज है। एंड हियर आई सी यूजर्स ऑप्शन, हियर मिस्टर शमीर। Now it's a recording. Got it? सो आई वॉज टेलिंग यू कि अब हो सकता है कि अभी ये शुरू हुआ है या क्या, फिर से एक बार मैं इन चीजों को रिवाइज करा दूंगा अभी। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जिन जिन पॉइंट्स को हम लोग लेके बात कर रहे थे, उनमें से मैंने आपको बताया कि देर आर सर्टेन थिंग्स जो वी कांट इग्नोर, वी हैव टू गो। उनमें से एक चीज ये है कि जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स है उसमें एक फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो ये दो हिस्सों में, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। सब्जेक्टिव में आपका सोनेट है, ओड है, ये सब आपको पता है, बट आई एम जस्ट रिकॉलिंग योर मेमोरी। ये और आपका इधर एलिजी है और लिरिक है, ये चार चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में यू नो कि आपका बैलड है, बैलड के अलावा आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, एपिक है, मॉक एपिक है। ये दो चीज, मतलब सात आठ चीजें। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का मतलब कि आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़े। जो मैं टर्म पढ़ा रहा था उसमें याद होगा मैंने बैलड भी अभी हाल ही में कवर किया था। बैलड के अलावा उसके पहले उसमें एपिक कवर किया गया था, मॉक एपिक कवर किया गया था। वो सारी चीज जैसे जैसे आ रही है, अगर ई वाला सेक्शन कवर किया गया तो ई वाले सेक्शन में एपिक भी आ गया था, मॉक एपिक भी आ गया था उसमें। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हमें पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड देन वी हैव टू कवर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में भी। जैसा मैं बता दूं कि ड्रामा का पहले तो दो हिस्सा बन जाता है। एक तो आपका जो है ट्रेजिडी, दूसरा कॉमेडी। देन ट्रेजिडी में ग्रीक ट्रेजिडी, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, सीनेकन ट्रेजिडी, स्पेनिश ट्रेजिडी, एंड वी कम टू नो अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स के समय के कुछ ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे, उनका इंग्लिश का पहला ट्रेजिडी रॉल्फ ड्वाइस्टा। देन यू फाइंड की मॉडर्न ट्रेजिडी, रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। ऐसी कॉमेडी में ग्रीक कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी,
Then you come to know about sentimental comedy, anti-sentimental comedy, restoration comedy, comedy of manner, comedy of humor. Then you come to know about anti-romantic comedy, drama of ideas, Arijit Singh theater of absurd, या sometimes theater of absurd is also known as comedy of B-days के नाम से भी जाना जाता है। और भी कुछ ड्रामा है, जैसे क्लोजेट ड्रामा को का क्या है, उसका क्या मतलब होता है, मास्क क्या है, वो क्या है, उसको लेकर के बात होती है। तो ये सब कुछ टाइप्स है ड्रामा के, जहाँ पे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा आपको पढ़ना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूं कि देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल। When you go with forms of the novel, you come to know कि origin of the novel बहुत important है, four wheels of the novel important है। इसके अलावा जो है आपका जो और प्रिकर्सर्स जो नावल के रहे वो इम्पोर्टेंट है। फिर शुरू होता है कि फॉर्म्स ऑफ द नावल में अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल पिकारेस्क नावल है। इसके अलावा आपका जो है एपिस्टेलरी नावल है। एपिस्टेलरी नावल के अलावा नावल ऑफ कैरेक्टर है, नावल ऑफ इंसिडेंट है। Then you find domestic novel, you find gothic novel, you find historical novel, you find realistic novel, novel of reformation, regional novel, campus novel, science fiction. You come to know about silver folk novel. You come to know about what you come to know about some other ना, जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बुर्जुआ एपिक के नाम से भी नावल का बात की जाती है। तो इस ये सब चीजें हैं जो हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है, या हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ फॉर्म्स ऑफ द नावल भी हमें पढ़ना है। देन वी कम टू नो अबाउट व्हाट, देन वी कम टू नो अबाउट फॉर्म्स ऑफ एसे या प्रोस का, अगर नॉट एसे बट फॉर्म्स ऑफ प्रोस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वर्ड सही है प्रोस होना चाहिए। जब हम प्रोस की बात करते हैं तो इस फॉर्म्स ऑफ प्रोस में आपका एसे आता है, एसे का टाइप आता है, और वो जो टाइप है उसमें फॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे, फॉर्मल एसे को आर्टिकल कहा जाता है। फिर यू कम टू नो अबाउट इनफॉर्मल एसे। इनफॉर्मल एसे में आपके चार्ल्स लैम्ब, फॉर्मल एसे में आपके जो है फ्रांसिस बेकन। उसके अलावा पीरियडिकल एसे है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, बीमायर है, ट्रेवलॉग है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है। ये सबका सब कहाँ पे आता है, ये सबका सब उसी का प्रोस का हिस्सा होता है, जहाँ पे इतना सारा चीज हमें कवर करता है। देन जब आप इतना इसको कवर करते हैं तो एक सेक्शन और रह जाता है कि हमने यहाँ पे लिखा था फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ये तो फॉर्म्स की बातें हो गई और उससे जुड़ा हुआ चीजें हो गई। व्हेन यू गो विद मूवमेंट्स, तो मूवमेंट्स में स्पेशली जो मूवमेंट्स है उसमें जो है कुछ चीजों पे आपको विशेष तौर पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो मूवमेंट जो आपका रहा है रिनेशा, दूसरा मूवमेंट आपका रिफॉर्मेशन, तीसरा मूवमेंट आपका प्यूरिटन एज, चौथा आपका नियो क्लासिकल, पांचवा आपका न्यू क्लासिकल में भी रेस्टोरेशन आपका, देन आपका अगस्टन, और उसके बाद आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, पांचवा रोमांटिक या रोमांटिसिज्म, रोमांटिक, छठा आपका विक्टोरियन एज, सातवां आपका मॉडर्न एज। लेकिन इन सब में भी बहुत छोटे छोटे और भी मूवमेंट्स आए हुए, ऐसा नहीं कि यही इतना मूवमेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं विक्टोरियन एज का, तो उसमें प्री रैफेलिट मूवमेंट था, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रहा है, 1990s रहा है। इफ आई टॉक अबाउट आपका रोमांटिक एज को लेकर के बात करें, तो रोमांटिक एज में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा
जिसमें ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, यंगर जनरेशन, उनको बांटा तो गया, लेकिन एक लिखने का उनका अपना तरीका, रोमांटिसिज्म दैट वाज अगेंस्ट द नियो क्लासिसिज्म, इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर कार्ल मार्क्स, नॉट कार्ल मार्क्स, रूसो का कॉन्सेप्ट, विलियम गॉडविन का कॉन्सेप्ट, ऑल दीस थिंग्स वी सी, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड. I just want to say कि when you go with these things कि मॉडर्न एज के अलावा इन सब चीजों को आप लेकर के चलते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में आता है कि रियली व्हाट आई हैव टू डू. मेरा ये मानना है कि आपको कुछ नहीं, बस इतना सारा चीज जो बताया जा रहा है उन्हीं सब चीजों को आपको कवर करना है. और ये कैसे कवर होगा, क्या चीजें होगी भाई, अगर एग्जामिनेशन जो है 3 महीने बाद हो जाता है, क्योंकि कोई भी जो वैकेंसी आती है तो उसके 3 महीने बाद ही तो होगा, 100 डेज बाद आप मान चलिए. तो 100 डेज का मतलब जून, वी हैव जुलाई, वी हैव अगस्त, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर या अक्टूबर में अगर कराता, एक मैं चांस बता रहा हूँ, अगर कराता तो तब तक क्या हम इसे कंप्लीट कर लेंगे. तो इसके लिए या वी कैन डू, लेकिन उसमें होगा क्या कि जितना ये सारा चीज बताया जा रहा है इससे रिलेटेड सारा लेक्चर पहले से पढ़ा हुआ, चूंकि आप लोग बता रहे हैं कि वो क्लास में शो कर रहा है, डेट वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर पढ़ा है, आपको वो लेक्चर सुनना चाहिए, देखना चाहिए. और वो अगर आप वहां नहीं देख पाते तो मैं पर डे ग्रुप में क्या करूंगा, एक लेक्चर जो है मैं आपको पर डे भेज दूंगा. जैसे मैं अगर अभी जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ वो सारा टेस्ट सीरीज फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के हुआ था. फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, नॉवेल पे अभी ड्रामा पे हमने नहीं बात किया, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के हुआ, जिसमें बैलेट पे बात किया गया, सोनेट पे बात किया गया, ओड पे बात किया गया. तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको ये पहले से बता दूंगा कि कल मैं जो टेस्ट कराऊंगा वो इस पर कराऊंगा और उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको भेज दूंगा. आपका काम होगा वीडियो सुन लेना, वीडियो को से संबंधित जो मैटर मिलेगा वो आप नोट कर लीजिएगा. बाकी जब मैं उससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सारा क्वेश्चन जब मैं बना करके वहां पे आऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, तो आपको अगर वो वीडियो आप देखे रहेंगे, इफ यू हैव वॉच दैट वीडियो, इफ यू हैव गॉन विद दैट वीडियो, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर जो टेस्ट सीरीज में लेकर के आऊंगा. तो उधर आपको वीडियो सेल्फ स्टडी में करना है, वीडियो सेल्फ स्टडी एनी टाइम एनी वेयर. और इधर मेरे साथ आपको जो प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा वो किसका, टेस्ट सीरीज का करना है. तो ये चीजें भी हमें पढ़ना, यहाँ तक की चीजें रही है. और और खास करके जो मॉडर्न एज है, जो विक्टोरियन एज है, इससे रिलेटेड मैं आपको अलग से लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा. जो देर आर सो मेनी लेक्चर्स अवेलेबल, उसका लिंक भी मैं भेजूंगा आपको, उसको भी देखना समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के भी मैं आऊंगा. इतना सारा चीजें रहेगा. अब उसके बाद जो है यहाँ पे इतना सब होने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा मैं चीज यहाँ पे जोड़ देना चाहता हूँ. वो चीज है एक्स्ट्रा में मेरी तरफ से, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच. ये रेट्रिक और प्रोसोडी का हिस्सा है, लेकिन मैं इसको अलग से जोड़ दे रहा हूँ कि इस पर भी हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा. उसके बाद जो है जो और हमें फोकस करना है वो मीटर को लेकर के फोकस करना पड़ेगा, मीटर को लेकर के फोकस करना पड़ेगा. अगर हम इतना कवर कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत सारा कुछ वी विल बी एबल टू डू. अब लैंग्वेज का मुझे मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं लैंग्वेज में आपको मैं एक जनरल सी बातें बता दूं कि लैंग्वेज में अभी तक हम लोग क्या करते थे कि एक्सरसाइज कर लेते थे या चीजें, लेकिन आज का जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें हमें रूल्स पता होना चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वी मस्ट नो अबाउट द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट. इफ आई टॉक अबाउट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, इफ आई टॉक अबाउट सिंटैक्स, वी मस्ट नो द रूल्स. तो ग्रामर का जितना भी चीज है, मैं ग्रामर में इतना ही कहूंगा कि हमें जो है किससे फेमिलियर होना चाहिए, रूल्स ऑफ ग्रामर को अच्छे ढंग से फेमिलियर होना चाहिए, रूल्स ऑफ ग्रामर. और टीजीटी में उस तरह का क्वेश्चन नहीं आता ग्रामर का जैसा पीजीटी में. फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो पीजीटी में ये नहीं पूछता कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब या काइंड्स ऑफ एडवर्ब, लेकिन टीजीटी में ये जरूर पूछता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल, या एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, या इस तरह का एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है. मतलब तमाम ऐसा चीजें लेकर के वहां पे पूछते हैं जो कि आपको उसका टाइप्स, अगर नाउन है तो नाउन का टाइप्स, अगर आपका प्रोनाउन है तो उसका टाइप्स, उसका एग्जांपल. मतलब कुल मिला करके ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये पूरा का पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनका रूल, इनका टाइप्स.
तो रूल्स ऑफ ग्रामर और प्लस इनका जो और चीजें मैंने बताया उसका टाइप्स। और दूसरा, अगर कोई और मुझसे कहेगा हमें सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना चाहिए, और इसके लिए एक्सरसाइज की मैं बात करूंगा, वो है प्रीपोजिशन। हर आदमी को प्रीपोजिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और प्रीपोजिशन ये कोई कहे कि रट ले तो रटने का चीज नहीं है। यू हैव टू, वेन एवर यू रीड एनी टेक्स्ट बुक, जहां पर भी प्रीपोजिशन उसमें आए तो आप खुद सोचिए कि प्रीपोजिशन किस वर्ब के साथ आया हुआ है, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ब को और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने का ही काम करता है। तो वो प्रीपोजिशन का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। तीसरा चीज, अगर इफ आई एनीवन से कि और दूसरा चीज क्या है, तो उस पार्टिकुलर चीज को हम जो बात करेंगे वो हम कहेंगे आपको वोकैब पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वोकैब का जो भी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और होमोफोन्स है, और उसके अलावा एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, वो सब चीजें। एक चीज और रह जाता है कि ऑफ्टन द पीपल से, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि कॉम्प्रीहेंशन। मैं नहीं समझता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको बहुत परेशान होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट समय मिलेगा, और 1 घंटा 20 मिनट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कैब है, ग्रामर का और रूल्स है जिसपे कम समय लगता है, अगर आप वो कर ले जाते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन 5-6 क्वेश्चन जो भी आता है वो हर आदमी लगभग उतने पे ही जाके रुकता है। कॉम्प्रीहेंशन ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हर आदमी कर लेता है। कॉम्प्रीहेंशन में अगर 5 आएगा तो 2-3 ही लगभग लोगों का सही होता है। ठीक है, किसी आदमी को पढ़ने का ज्यादा मौका मिल गया, पढ़ लिया उसने, या पहले से पैसेज पढ़ा हुआ होगा तो वो बेहतर कर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे बहुत ऐसा कुछ है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। लेकिन मेरी अपनी नजर में कि जितना चीजें ग्रामर को लेके बताया गया, ये चीजें ज्यादा जरूरी है, और इसकी प्रैक्टिस अभी से ही, वट एवर द टाइम यू हैव, इतना सारा चीज आपको मतलब वो करना चाहिए। और कम से कम इसकी तैयारी के लिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए 4+ आवर्स, ये चीज आपके पास होना चाहिए। 4+ आवर्स कम से कम यू हैव टू गिव, आज की डेट से 4 घंटा। दूसरा चीज की आपको एक और चीज होना चाहिए, वो क्या है कि 1 आवर फॉर मिस्टर शमीम के लिए आपको देना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक दैट थिंग, वो चीजें आप कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि व्हेन एवर यू गो विद दिस पॉइंट, जब भी आप इस पॉइंट के साथ जाते हैं तो ये चीजें जो है क्या कर सकते हैं, यू कैन डू। हियर द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, हियर द इम्पोर्टेंट थिंग इज ओनली वन थिंग कि मोस्ट प्रोबेबली आपको इतना सारा प्लान करके इस पर अमल करना चाहिए, या इस तरह की चीजें करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वी नो कि यू ज्यादातर उसमें ज्यादातर लोग जो है क्या, दे आर जस्ट गिविंग देयर सर्विसेज इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, दे हैव सम इश्यूज, दे हैव सम प्रॉब्लम, दे हैव इकोनॉमिक इश्यूज, तमाम प्रॉब्लम्स है उसमें, लेकिन उसको करते हुए भी आप निकाल सकते हो। और जिसके पास भी समय निकलेगा वो सारा का सारा समय जो है कहाँ पे होगा, इफ यू गो विथ, तो मॉर्निंग अगर कोई कहे कि हम समय निकाल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग में किसी को समय, किसी को किचन में काम करना पड़ रहा है, बीइंग अ वाइफ या बीइंग अ बहू, आप समझ सकते हैं, और उसी समय हस्बैंड तैयारी कर रहे हैं, उनको जाना है, बेबी को स्कूल छोड़ना है, तो मॉर्निंग की तो आप ना छोड़ करिए। हाँ, अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो जो है 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद फ्री हो सकती है, तो उसको मिल सकता है, अगर कोई हाउस वाइफ है। अगर वो भी वहां पे जाके सेल्फ फाइनेंस में कहीं पढ़ा रही तो बहुत मुश्किल है। लेकिन शाम के समय या शाम के अलावा अगर आप देखेंगे कि संडे हुआ या कोई और छुट्टियां हुआ, उसमें आपको ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तब आप कवर कर सकते हैं। ये ना सोचिए कि हाँ ऐसा, अब आपको अपना एक पूरा का पूरा एक वो करना पड़ेगा कि ये डू एंड डाई का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट। अगर आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पे लास्ट ईयर हमारे कई बच्चों ने ज्वाइन किया था, उनमें से कुछ का एक एक दो दो नंबर, एक एक दो दो क्वेश्चन से रह गया था। They were much puzzled, and I myself was much puzzled. Myself was embarrassed. That time I didn't have words to say something. उस समय मेरे पास शब्द नहीं थे, तो एक एक क्वेश्चन से वो बाहर हुए। और इसी प्लेटफॉर्म से जो है देयर वर 20 पीपल या 20 स्टूडेंट्स या मोर देन 20 स्टूडेंट दे गॉट सक्सेस, उसमें वो लोग भी थे। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये जो चीजें हैं या जितनी भी चीजें हैं, उस पर क्या करना पड़ेगा, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो इतना सारा चीज है।
और अब अगर आप ये कहते हैं सर पीजीटी का क्या है, तो पीजीटी का अलग नहीं, बस फर्क दोनों में यही है, जितना चीजें यहाँ पे बताई गई ये सारी चीजें जो है पीजीटी में है, केवल जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी छोड़ करके। बाकी पीजीटी के जो और राइटर्स हैं, उन राइटर्स में अगर आप देखेंगे, मैं उसका एक नाम लिख दे रहा हूँ, खास करके एज वाइज मैं लिख दे रहा हूँ कि एज में कौन कौन से आपको कवर करने हैं। शेक्सपियर आपको पहले से ही पता है कि शेक्सपियर कवर करना है। शेक्सपियर के बाद पीजीटी के सारे राइटर सीधे रोमांटिक एज में पहुंच चुके हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज के जो पीजीटी के राइटर्स हैं उनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ, ये टीजीटी में भी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा आपको देखेंगे जॉन कीट्स, पीबी शेली, चार्ल्स लैम्ब, ये चार राइटर, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो ये चार राइटर जो है कहाँ से, रोमांटिक एज से। एक आपके विलियम शेक्सपियर थे जो एलिजाबेथन एज से थे। तो टोटल ये पांच राइटर्स तो एजों को कवर करता हुआ आ रहा है। उसके बाद के जो राइटर शामिल किए गए वो विक्टोरियन एज के पीजीटी में। विक्टोरियन एज के जिन राइटर्स को शामिल किया गया है उनमें से एक राइटर है टेडिशन, दूसरे राइटर है अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, तीसरे इतना हम लोगों को वो करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा और इरेज करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। मैथ्यू अर्नोल्ड, एंड देन वी हैव अर्नोल्ड के अलावा चार्ल्स डिकेंस, वी हैव आपका हार्डी, थॉमस हार्डी, एंड ये जितना भी है, हार्डी है, चार्ल्स डिकेंस है, ये आपका विक्टोरियन एज। अगर मैं मिस करूंगा तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसे ही आपके राइटर मॉडर्न एज के हैं, मॉडर्न एज के। तो जो मॉडर्न एज के राइटर्स हैं उनमें से अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी आप देखेंगे कि टीएस एलियट, एक बड़ा नाम है, जो किसका नाम है, टीएस एलियट का नाम है। इसके अलावा पहले जीबी शाह भी थे, डब्ल्यू बी येट्स थे, शायद इन लोगों को अब नहीं है। और टीएस एलियट से ही ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर क्या सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो शामिल करने के लिए डब्ल्यू बी येट्स को भी शामिल किया गया था, बट आई डोंट थिंक कि डब्ल्यू बी येट्स है। कैन एनीवन टेल मी, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं अभी, कैन दे टेल मी कि डब्ल्यू बी येट्स का कुछ वो तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, जस्ट ओनली रिकॉल। ब्रिटिश राइटर्स में और कोई नाम? इसके अलावा अगर आप देखते हैं अमेरिकन में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अलावा वाल्ट विटमैन, एंड देन यू फाइंड विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये चार है, इनमें से एक को बाहर किया गया है, वो लिस्ट में देखना पड़ेगा किसको बाहर किया गया है। थर्ड आपके विलियम फॉकनर, KNER, 2 nd, 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 2 nd,
चौथा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। पांचवा अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये हो गए। देन वी हैव टू कम ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन ऑथर्स। इंडियन ऑथर्स में एक है आर के नारायण, दूसरे हैं पुनितराज आनंद, इसमें भी एक को बाहर किया गया है। तीसरे हैं निसीब इज़्ज़कील, या निसीब इज़्ज़कील। चौथे अमला दास। सो ये स्ट्रेटजी थी, ये चीजें थी कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, हाउ मच टाइम वी हैव टू गिव। ये तमाम तरह की चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये आपको मैंने बताया। अब मैं ये बता दूं कि कितने क्वेश्चंस खास करके टीजीटी में, स्पेशली टीजीटी में कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठते हैं या आ सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि टीजीटी में जो क्वेश्चंस है, टीजीटी में जो क्वेश्चंस है, कम से कम मेरी अपनी नजर में 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस आथर से आएगा, और कम से कम 15 क्वेश्चन टर्म्स एंड मूवमेंट से, टर्म्स एंड मूवमेंट से। और कुछ नहीं अगर होगा, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो बचा है, जैसे 40, 10, 50, 5, 55, और आपको कम से कम 20 क्वेश्चन और जोड़ लेना चाहिए। इस 20 क्वेश्चन में रेट्रिक एंड प्रोसोडी, फिगर्स ऑफ स्पीच, और तमाम जो है ऐसे चीजें हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर से हुआ है, वो सब के सब लगभग 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये एक दायरा है जहाँ पे हमें देखना है कि हाँ ये चीजें रही है। तो इतना सारा चीज अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये सारा का सारा चीज रहा है। I just want to tell you कि I have shared it, और सारी चीजें मैंने आपको बताया है कि how you have to prepare, what you have to prepare, what you have to do. Now if you have any query, if you want to ask anything, so you can ask. कोई डाउट हो या कुछ कहना हो आपको? एक्सक्यूज मी सर। या सर मैं कल से देख रही थी कि बीच बीच में सर एक लिंक आ जा रहा था आपका कि यू आर अवेलेबल टू टेक क्लास। ऐसा कुछ आप चेक कर रहे थे या ऐसा कोई फॉल्ट हो रहा था? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, कल क्या मैं 2 दिनों से लगातार मैं चेक कर रहा था, बट न जाने क्या व्हाट वाज द टेक्निकल इशू, तो वो लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। और जितना भी मेरे एंड से तो जितना भी वीडियोस वगैरह था, मेरा जितना कंटेंट था 2 साल का, वो सब बता रहा है कि जो है खत्म हो चुका, शो ही नहीं कर रहा। मैंने कंप्लेन किया, सुबह में भी मैंने कंप्लेन किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, इस टाइम भी मैंने कंप्लेन किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो ये सब चीजें रही है, और मैं समझता हूँ कि अगर